टॉपिक है आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। कल आपने केपलर्स लॉ के जो कंक्लूजन निकाले थे न्यूटन ने वो पढ़े थे, ठीक है। तो आज पढ़ोगे ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही है गुरुत्वाकर्षण। कोई भी दो पिंड, कोई भी ब्रह्मांड में छोटे पिंड हो चाहे बड़े पिंड हो, बड़े पिंड भी हो सकते हैं जिनका मास ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यही आपका गुरुत्वाकर्षण है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था वो यही दिया था कि न्यूटन ने बोला था कि हमारे पास माना दो क्या है, पिंड है, ठीक है, m1 और m2। इसका मास m1 है सपोज, ठीक है, और इसका मास कितना है, m2, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी r होती है, मान लिया हमने r। ये दो पिंड है ब्रह्मांड में रखे हुए, कहीं भी रखे हुए दो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगता है, बोला है न्यूटन ने, आकर्षण का बल, ठीक है। तो वो जो आकर्षण का बल होता है, सपोज ये ए पॉइंट है, इस जरूरी नहीं ए पॉइंट रख लो। तो आकर्षण का बल जो होता है वो क्या होता है, देखो स्टेटमेंट में आपको पहले बता देती हूँ कि दो द्रव्यात्मक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल लगता है दोनों पिंडों के बीच में, पहला तो होता है जो बल है आपका फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दोनों कणों के, दोनों जो मास है, ठीक है, दोनों जो मास है उन दोनों के गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। और दूसरा होता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको बोलते हैं दोनों कणों के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे ऑन कंबाइनिंग, तो आपके पास आता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अब यहाँ अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू G एक कांस्टेंट आता है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब G, इसका मान जो है ताप माध्यम किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा कांस्टेंट है, ये ऐसा कांस्टेंट है, इसको कहीं भी ले जाएंगे पृथ्वी तल पे या किसी भी ब्रह्मांड में, कहीं पर भी इसमें माध्यम ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ऐसा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये F इक्वल टू कितना आ गया, G m1 m2/r²। क्लियर हो गया। इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ से अगर हम G निकालना चाहेंगे तो G इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस साइड लेफ्ट साइड देखना, G इक्वल टू F/r²/m1 m2। ये लिख सकते हैं G इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा m1 एंड m2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से हम जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। उसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन m, ठीक है, और r ये क्या है, दूरी है, इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर अपॉन m1 m2 यानी कि m1 का भी kg m2 का भी kg यानी कि kg²। तो इसका जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। अब यहाँ से अब हम अगर डायमेंशन निकालना चाहते हैं इसकी डायमेंशन आ जाती है कितनी, फोर्स की डायमेंशन होती है mLT⁻², r की हो जाएगी l² और m की आ जाएगी m और दूसरे वाले m की m, एक m से m कैंसिल हो गया तो ये ऊपर जाके n⁻⁻1, l ये 1 है पावर, ये 2 है, ये l⁻⁴
3 टी की पावर -2। तो आपकी डायमेंशन जी की ये आ गई। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ से अगर हम m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अगर 1 kg लेते हैं और r इक्वल टू 1 मीटर लेते हैं तो आपका g इक्वल टू कितना आ जाएगा, f आएगा नहीं आएगा। ये सारे टर्म 1 हो गई, r भी 1 हो गए, नीचे वाले भी 1 हो गए, तो f g इक्वल टू कितना आ गया, f। तो यहाँ से आपकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फोर्स की डेफिनेशन क्या आ सकती है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल। कब होता है, जब दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट हैं या पिंड हैं उनके मासेस कितनी है, 1 kg है और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उस टाइम पे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा, फोर्स के इक्वल। ये आप इसे डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली जी का जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने जी की वैल्यू निकाली तो ये 6.67 इंटू 10⁻11 आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इतना कम है, देखो पावर माइनस में है ना, पावर माइनस का मतलब वेरी लेस है ना, तो बहुत कम है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम दो मास लेते हैं 1 kg के और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर लेते हैं तो आपका g कितना आ जाएगा, f कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना, f इतना आ जाएगा। तो ये f फोर्स कितना है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो लाइट ऑब्जेक्ट हैं, लाइट ऑब्जेक्ट मतलब जिनके मासेस कम है, उनके बीच में जो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वो बहुत ही कम फोर्स लगेगा, वीक लगेगा। इसीलिए हमको कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स दिखाई नहीं देता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका जी की वैल्यू है। अब इसमें आप एक, ये तो हो गया क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके अलावा एक वैद्युत बल आता है, ठीक है, वैद्युत बल आता है। तो वैद्युत बल क्या आता है, देखो जो आपकी चार्जेस होते हैं, है ना, चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगता है ना, तभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी आप जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्जेस के बीच में लगता है, दो आवेशों के बीच में लगता है। आवेश आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्जेस, एक निगेटिव। ठीक है। तो दो आवेशों के बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे, और दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। दोनों को कंपेयर करने के लिए सपोज हमने जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको Fe नाम दे दिया, इसको एक फॉर्मूले, ये Fe इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कब लगेगा, जब दो चार्जेज होंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ चार्जेज। चार्जेज पॉजिटिव और नेगेटिव दो होते हैं ना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आएंगे पास पास तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और दो सेम अगर चार्जेज आएंगे तो उसमें रिपल्सन होगा। तो एक इनमें डिफरेंस यही है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है केवल किस चीज का होगा, अट्रैक्शन का ही होगा, बिकॉज ऑफ मासेस। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसका फोर्स निकालेंगे F इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 Q2 भी उतना ही हो जाएगा अपॉन r²। ठीक है। तो Fe इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, लगभग 2 × 10⁻⁻⁻⁰
इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाता है आपका -28 आ जाएगा। 19 38 हो गया। 38 में से 9 जो है हम कम लेस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका FE, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रही हूँ मैं। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 2 × 10⁻⁻28 लिख दिया। अब FG निकालते हैं हम। FG हमने निकाला तो ये होता है G M1 M2। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 M1 M2, ये भी इतना हो जाएगा अपॉन R²। तो ये आ जाएगा FG आ जाएगा समथिंग 5 × 10⁻, ये कितना हो गया, लगभग -71। ठीक है, इतना आ गया। तो अब ये आपका FE आ गया, FG आ गया, दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं। FE अपॉन FG इक्वल्स टू 2 × 10⁻28 अपॉन 5 × 10⁻71। तो FE अपॉन FG आ जाता है आपको, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये फोर्स पावर में दिखते हैं। ठीक है, ये तो फिजिक्स है, इनका कोई वो नहीं है रोल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10⁻, कितना, -28 × 10⁻71। इसको अगर हम 10⁻, कितना आ जाएगा ये, 43। तो FE अपॉन FG इक्वल्स टू कितना आ गया, 10⁻43। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है तुम्हें? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10⁻43 टाइम्स ज्यादा होता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्लियर हुआ? यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हो गया फिर दोनों में से, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज्यादा होता है, 10⁻43 टाइम्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। दोनों का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो पहला पॉइंट यही आता है कि ग्रेविटेशन फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, और लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होता है, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी, दोनों होते हैं। और दूसरा डिफरेंस हम कह सकते हैं कि जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है दो मासेस के बीच में लगता है। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो दो चार्जेस के बीच में लगता है। क्लियर होगा? तो ये कुछ डिफरेंस है। और कितना ज़्यादा होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है 10⁻43 टाइम्स बिगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो ये आपका कंपैरिजन है और ये आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम है। क्लियर है ना?